अब अंग्रेजी कंपनियों की स्थापना हो चुकी है, हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। फ्रांसीसी, आंग्ल फ्रांसीसी तीसरे युद्ध के बाद में पूर्ण रूप से भारत में स्थायित्व किसका हो चुका है? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज कैसे भारत को जोक की तरह चूसने का कोशिश करेंगे, देखते जाना, और इनका कैसे इनका किस्मत साथ देता है। यहां एक राज्य पड़ता था बंगाल, जिसके अंदर क्षेत्र आता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। इसकी राजधानी हुआ करती थी ढाका। जात भी होती है ढाका, एक बड़े निकम्मे लोग। ढाका जाटों में होते हैं ना। हाँ, मुलाकात अच्छी हुई, हमारा तो कई बार इनसे टकराना हुआ तो अच्छा ही हुआ। तो राजस्थान में कहावत चलती है ढाका, अब बोलेंगे ठीक नहीं है, फिर कहीं कुछ दूसरे वे में ले जाएंगे, पर खैर इनकी राजधानी कहाँ है? ढाका में। उसी समय बंगाल का एक सूबेदार था, और बताया बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र किस में आते थे? किस में आते थे रे? बंगाल में आते थे। उस टाइम पे एक व्यक्ति था, जब इधर मुगल बादशाह की बात करें तो, क्योंकि ये किसका सूबेदारी क्षेत्र था? मुगलों की। औरंगजेब का भाई शाह शुजा यहां हुआ करता था, उसी से परमिशन ली अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने परमिशन लेके यहां हुगली में फैक्ट्री लगाई। परमिशन लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? भूल गए। शाह शुजा से फैक्ट्री लगाने की, बंगाल में हुगली में जो फैक्ट्री लगाई गई थी, उसकी परमिशन लेने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? ग्रेवियन वाट। और फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति कौन था हुगली में? ब्रिजमैन। ब्रिजमैन ने लगाई। ये मोहम्मद रंगीला जिसको कहा जाता है, उसके समय पे यहां से बंगाल अपना एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था? ये 1700 ईस्वी से लेके 1724 ईस्वी तक यहां का शासक रहा। इसने अभी मुगल जो साम्राज्य है उससे अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने पहले बताया औरंगजेब के बाद मुगलों का विघटन होना शुरू हो जाता है। जो हैदराबाद का निजाम चिंकलीज खान था, वो भी हैदराबाद अपना अलग बना लेता है। शिवाजी अपना मराठा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य हैं, विजयनगर से टूट करके एक राज्य बन जाता मैसूर, है ना। विजयनगर में नीचे एक मैसूर बन जाता है। उधर बंगाल अलग हो जाता है, उधर सिख अलग हो जाते हैं, इधर राजस्थान में जाट अलग हो जाते हैं। इस तरीके से मुगलों के बाद भारत के राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। अंग्रेजों का आगमन हो चुका था बहुत पहले, अकबर के समय। अंग्रेज अपनी भूमिका समुद्र के किनारे, नेवी मजबूत थी इसलिए तैयार कर रहे थे। अब टूटा हुआ राज्य है। 1717 में एक समझौता हुआ था, जिनमें फर्रुखशियर और किसके बीच में? अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उस टाइम पे कौन था बताओ? अरे जब उसके फोड़ा हो गया था फर्रुखशियर के, तो ठीक करने के लिए गए थे जॉन सरमन। क्या नाम था रे? फर्रुखशियर के साथ कौन गया था? जॉन सरमन। जॉन सरमन के साथ एक डॉक्टर गया था, उस डॉक्टर का नाम बताओ? हैलिंगटन। और एक दुभाषिया खवाजा खुद। यहां पे इन्हें एक क्या दिया गया था? दस्तक। बंगाल में 3000 रुपए में आप व्यापार कर सकते हो, ये इन्हें उस टाइम पे दस्तक मिल गई थी। ये देखो 1700 से लेकर 1724 ईस्वी तक राज कर रहा है, यहां अलग बना रहा है। परंतु मुगल बादशाह ने क्या जारी कर दिया? दस्तक जारी कर रखा है। अब जब मुगल बादशाह ने दस्तक जारी कर दिया, तो मैंने बता चुका हूं कि अंग्रेज उस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। अंग्रेज भाई, कोई भी व्यापारी आता, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को छूट दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे, व्यापारी थे, वो अपने माल, कंपनी के माल के साथ में अपना पर्सनल माल भी ले जाते, और टैक्स मांगा जाता, चुंगी मांगी जाती, जगह जगह रोका जाता, तो कहते भैया दस्तक है मेरे पास, और अपना माल जोड़ के उसी में बता देते थे।
इस तरीके से उनको टैक्स नहीं दे रहे थे। और तो और हद तब हो गई जब इन लोगों ने भारतीय या अन्य कंपनियों के व्यापारियों को अपना दस्तक का दुरुपयोग करने के लिए दे दिया और उनसे टैक्स राजा के जाने की बजाय खुद लेने लग गए कि भाई साहब आप राजा को 100 रुपए दोगे, मुझे 50 रुपए दो। तो व्यापारी को 50 का फायदा हो रहा था। व्यापारी किसको पैसे देने लग गए? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को अच्छा पैसा मिल रहा था, परंतु राजा को सीधा सीधा नुकसान था। इस बात से नाराज कौन है? यहां का शासक। यहां शासक कौन बन चुका है? मुर्शिद कुली खां। कौन आया रे? मुर्शिद कुली खां। इसने बंगाल की स्थापना की थी, बंगाल को नया राज्य बनाया। इसके बाद में अगर बात करें हम तो सूजा इसका दामाद था, वो सूजा शासक बना, इसने कोई खास बात नहीं किया। इसके बाद बना सरफराज, ये इसका बेटा था। ये क्या था? और ये इसका क्या है? परंतु इसी सरफराज के समय पे बिहार जो प्रांत पड़ता है, बिहार का एक सूबेदार हुआ करता था। उस सूबेदार का नाम था, जो आपने बार बार जिक्र किया है, अली वर्दी खां। क्या नाम था? अली वर्दी खां। क्या नाम था रे? अली वर्दी खां। इस अली वर्दी खां ने इसके ऊपर आक्रमण किया और राजा बन गया। कौन? अली वर्दी खां। देखिए, मुर्शिद कुली खां ने एक शहर बसाया था, मुर्शिदाबाद। कौन सा? पहले जब बंगाल हुआ करता था, मुगलों का एक सूबा हुआ करता था, उस समय इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? ढाका। बताया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसमें जो ढाका पड़ता है उसकी राजधानी वही बंगाल की राजधानी हुआ करती थी हमारी। और उसी टाइम पे जब मुर्शिद कुली खां ने यहाँ पे स्थापना कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, यहाँ का शासक बन गया, अलग स्वतंत्र राज्य बनाया, तो उसने ढाका से राजधानी बदल के राजधानी एक नया शहर बसा के जिसका नाम रखा मुर्शिदाबाद। और राजधानी कहाँ रख ली इसने? कहाँ रख ली? मुर्शिदाबाद। अभी राजधानी कहाँ है बंगाल की? मुर्शिदाबाद। अब जब पढ़ रहे हैं हम तो कहाँ है राजधानी? मुर्शिदाबाद पे। मुर्शिदाबाद पे कब्जा कर लिया। एक बिहार के सूबेदार हैं जिनका नाम है अली वर्दी खां। ये अली वर्दी खां वर्दी पहन के आ गया और सरफराज को भगा दिया और यहाँ पे कब्जा कर लिया। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद पे। कहाँ राजधानी है? बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। कहाँ है राजधानी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पे कब्जा किसने कर लिया? अली वर्दी खां ने। अली वर्दी खां का जीवन काल ठीक ठाक चल रहा था, इसे कोई दिक्कत नहीं थी। 1740 में ये बना और 1756 तक इसका काम चलता रहा। 1740 में बना, 56। अब इसकी मृत्यु होती है और इसके कोई भी बेटा नहीं था। क्या नहीं था? बेटा नहीं था। बेटी तो थी इसकी। क्या थी? बेटी थी, बेटा नहीं था। 3 बेटियां थी इसके। अब जब ये मर रहा है तो उत्तराधिकारी तो किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, गद्दी खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। इसने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, मैं किसे नियुक्त करूं। अब इतने बड़े विशाल साम्राज्य का, और वो जो उस जमाने में सबसे अमीर, सबसे ज्यादा पावरफुल और पैसे वाला साम्राज्य हुआ करता था, बंगाल। था कि नहीं था? उस बंगाल पे कब्जा करना है, उसका उत्तराधिकारी नियुक्त होना है। अब उसका बेटा तो नहीं हो सकता, इट मीन्स किसी न किसी को तो चुना जाएगा। जब ऐसा हो जाता है कि लोगों में से किसी को चुना जाएगा, परिवार वालों में से किसी को चुना जाएगा, तो क्या शुरू हो जाएंगी? साजिशें, षड्यंत्र, चालाकियां और जाल बिछाने शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लास्ट में इन सब प्रक्रियाओं के बीच से गुजरते हुए ये अपनी सबसे छोटी बेटी और छोटी बेटी का एक बेटा था जिसका नाम था, आप पहली क्लास से तो नहीं पर 6ठी क्लास से पढ़ते आए होंगे, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। किसे राजा बना दिया इसने?
सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का बेटा था, मतलब उसका दोहिता था, उसे राजा बना दिया। अब उसकी बड़ी बेटी का नाम है घसीटी बेगम। हाँ, क्या लग रहा है आपको? नाम है घसीटी, और सिटी में भी ऐसे सी नहीं है, ये तो सिटी वो बन गई, सिटी बजा देगी ऐसे तो ये अपनी। घसीटी बेगम नाम अच्छा है ना, है कि नहीं है? ये घसीटी बेगम इसके विरोध में हो गई कि मेरे छोरे को क्यों नहीं बनाया, मैं तो बड़ी हूं, मेरा छोरा राजा बनना चाहिए। खैर, इसने सिराजुद्दौला को नियुक्त कर दिया, पर इसके विरोध में कौन हो गई? और देखते जाओ, इसकी मौसी है घसीटी बेगम। दूसरी मौसी थी, उसका एक पुत्र है जिसका नाम है शौकत जंग। शौकत जंग पूर्णिया पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है? वहां का सूबेदार था, पूर्णिया का सूबेदार था। ये इसके खिलाफ हो गया। उसके साथ साथ में यहां के अमीर चंद जो लोग हैं, अमीर जो अमीर थे, वो इसके खिलाफ हो गए। दोनों बहन, एक घसीटी बेगम विरोध में हो गई, दूसरी बहन का भाई जो क्या नाम था? अरे शौकत जंग कहां का था? पूर्णिया का सूबेदार था। फिर बोलोगे याद नहीं हो, बोलो साथ में। छोटी जो दूसरी बहन थी उसके भाई या बेटे का क्या नाम था? कहां का सूबेदार था शौकत जंग? ऐसे बैठा है जैसे कोई मरे हुए के यहां आया हुआ है, सही नहीं बैठ सकता। शौकत जंग, शौकत जंग के साथ साथ कौन आ गया? अमीर चंद, जगत सेठ। जगत सेठ मतलब उसके इलाके के जितने अमीर लोग थे, अमीरों की चला करती थी, आज भी चलती है हमेशा। और बात करें तो अंबानी अडानी की चलती है कि नहीं चलती? सरकारों में सबकी चलती है, पहले भी चलती थी। तो अमीर चंद भी इसके खिलाफ हो गए। अमीर चंद के बाद में अगर बात करें तो राजवल्लभ, और उसका पुत्र था एक कृष्णदास। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजवल्लभ, इसका पुत्र है कृष्णदास। ये क्या करता है कृष्ण? इसकी राज्य से, राजधानी से बहुत सारा धन दौलत लेके भाग जाता है। और इनके साथ साथ में इसका दो सेनापति, मीर जाफर और दुर्लभ, मीर जाफर और दुर्लभ, ये दोनों सेनापति इसके क्या हैं? ये सब लोग इसके विरोध में हो जाते हैं। ये नहीं चाहते कि सिराजुद्दौला बने, क्योंकि मीर जाफर उस समय बिहार का सूबेदार है, प्लस ये इसका सेनापति है। ये क्या चाहता है कि मैं राजा बनूं, क्योंकि जब जब इतिहास में राजा कमजोर हुआ और उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया तो हमेशा सेनापति ने इसका फायदा उठाया है। मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने, और वहां सेनापति मौका लेकर के राजा बनता है। तो मीर जाफर की लालसाएं बढ़ जाती है और मीर जाफर राजा बनने की कोशिश करता है। दुर्लभ ये भी एक सेनापति है, तो ये इससे छोटा है बस, तो ये भी चाहता है मैं शासक बनूं। इधर घसीटी बेगम चाहती है कि मेरा बेटा शासक बने, इधर दूसरी बहन का बेटा शौकत जंग चाहता है मैं बनूं। दुर्लभ, और दुर्लभ आई गया राजवल्लभ। राजवल्लभ का बेटा कृष्णदास पैसे लेके भाग गया, तो राजा उसके खिलाफ है, उसको पकड़ना चाहता है, सजा देना चाहता है, तो वो भी राजा के खिलाफ होगा। ये सब लोग आपस में षड्यंत्र कर रहे हैं, किसको गिराने के लिए? और उस समय बंगाल पे एक किला बना लिया गया है, कोलकाता शहर बसा लिया गया है। उस किले का नाम बताइए? फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स में बैठी हुई एक भारत की ऐसी पावर, ऐसी सत्ता जो डचों को भगा चुकी है, फ्रांसीसियों को भगा चुकी है, और अपनी सर्वशक्तिमान होने की प्रतिज्ञा या अपना टेस्ट में पास हो चुकी है। वो है ताकत अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां बैठी हुई है। ये लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे, जब जब आप राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे तो आपको विपक्ष की सहायता लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। सरकार के खिलाफ आज भी लड़ते हो तो आप आंदोलन करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको सपोर्ट कौन करता है? विपक्ष। आज बीजेपी के विपक्ष में दूसरी पार्टियां वो करेंगी, अगर वो पार्टियां बन गई तो बीजेपी करेगी, सब आपस में चलता है। जो विपक्ष में बैठेगा दुश्मन का दुश्मन भाई हो जाता है। ये सब लोगों का आवागमन हो गया कोलकाता में।
कंपनी में, और यही मुर्शिदाबाद का ये शासक है, बगल में पड़ते हैं दोनों। यहां पे ये डेली चाय पानी पीने जाते हैं। मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, चाय पानी का दौर चल रहा है, चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सब, कभी घसीटी बेगम चली जाती है, कभी शौकत जंग चला जाता है, कभी दुर्लभ, कभी मीर जाफर, कभी कोई किसी न किसी साजिश को लेकर के अंग्रेजों के पास जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्रामा करना शुरू कर देता है घर का भेदी लंकाड़ है, उसका भाई जिसका नाम है शौकत जंग। शौकत जंग जो ही ड्रामा शुरू करता है, सिराजुद्दौला चाहता है कि मैं बिहार जाऊं, पूर्णिया पे अटैक करूं और शौकत जंग का काम तमाम कर दूं। ये शौकत जंग का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता ही है। उसी समय बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था कासिम बाजार। कौन सा? कोलकाता में कासिम बाजार में एक फैक्ट्री लगी हुई है, और सिराजुद्दौला के कुछ व्यक्ति उस फैक्ट्री में जाते हैं। जो ही फैक्ट्री में गए, गेटमैन संतरी खड़ा है, भाई किधर जा रहा है? इधर। बोला अंदर जाना है। बोला तू अंदर कैसे जाएगा, फैक्ट्री तो अंग्रेजों की है। बोला हम राजा की सिपाही हैं, हम राजा के व्यक्ति हैं, हम जा सकते हैं अंदर। कौन राजा? सिराजुद्दौला। हम नहीं जानते कौन सिराजुद्दौला, यहाँ हमारा राज है, हमने इन गांवों को खरीदा है, यहाँ हमारी चलती है। दूसरा, इनको टैक्स मिल नहीं रहा, राजा को दस्तक का दुरुपयोग कर ही रहे हैं, राजा पहली टेंशन में। उधर ये कंपनी वाले सब के सब मिलकर के किसकी सहायता कर रहे हैं? इनके विरोधियों की, राजा की। तो राजा वैसे भी टेंशन में, इसको पता है जासूस इतना तो काम कर ही रहे हैं इसके, कि भाई आजकल मीर जाफर उधर जाके चाय पानी पी रहा है, सब लोग वहीं बैठे पार्टियां वाटियां कर रहे हैं। तो इन्होंने जो ही रोका, तो उन्होंने बोला आपने रोका, आपको ये बात ठीक नहीं है। राजा भी आया, इतने में राजा को बुलाया गया। राजा आया, फोन करने पे दौड़े दौड़े सिराजुद्दौला आया। बोला हाँ चलिए, कौन रोक रहा है? बोला हमें कंपनी का इंस्पेक्शन करना है, आपकी फैक्ट्री का, आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हो मेरे क्षेत्र में, तो मुझे चेक करना है। उसने बोला भैया चेक चाक तुम बाहर करो, तुम राजा हो, अपने घर पे चेक करो, यहाँ कुछ नहीं है, हमारे अंग्रेजों की फैक्ट्री, इसमें इंटरफेयर आपका नहीं हो सकता। राजा को बड़ा धक्का लगा, बड़ा अजीब लगा कि यार राजा को ये फैक्ट्री में नहीं घुसने दे रहे। राजा ने तुरंत फोन किया सेना को, आ जाओ रे, घोड़े पे चढ़ के 15-20 एक होती है लड़ाई तो बुलाते हैं ना दोस्तों को, अरे जल्दी से आज जल्दी गाड़ी लेके आए, यहाँ इस रोड पे आ जाओ। फटाफट बोला कासिम बाजार पहुंचो। भाई साहब ढंग से लड्डू आए और अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के ढंग से पीटा। 15-20 150 मस्टंडे बुला लिए, राजा ने पिटवा दिया अंग्रेजों को। राजा ने पिटवाया तो पिटवाया, अंग्रेज फिर जो ही पीटने लगे तो फड़फड़ाने लगे, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे। राजा गुस्से में आके पूरे कोलकाता को जीत लिया। कासिम बाजार की लड़ाई में किसको ले लिया? कोलकाता को ले लिया। कोलकाता से अंग्रेज भाग गए, इधर समुद्र में टापू पे जाके शरण लेनी पड़ी उन्हें, अपनी जान बचा के, नहीं तो पीट पाट देते उस दिन, क्योंकि सबको मौका मिला हुआ था, गुस्से में थे। और भयंकर अंग्रेज छोड़ के भाग गए कोलकाता शहर, जमीन ही छोड़ दी उन्होंने, समुद्र पे जाके टापू पे बोटों में चढ़ के भाग गए। उसी समय मद्रास में एक व्यक्ति आया था, आपको पता हो तो, जब हम पढ़ रहे थे, जो नया नया ही आ रहा है अभी, जिसका नाम था, अब काफी पुराना हो चुका है, क्लाइव। क्लाइव को इस बात का पता चला कि अपने साथियों को पीटा ही क्या भाई साहब, इतना बुरा पीटा कि वो तो छोड़ छाड़ के भाग गए। चप्पल हाथों में नहीं, इस बार तो चप्पल सर पे लेके भाग गए। टापू पे जाके शरण ले रखी है। और कोलकाता पे कब्जा किसका हो गया? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला ने कोलकाता पे कब्जा करने के बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था माणिकचंद। गुटका आता ना एक माणिकचंद, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, ऐड आता है उसका, देखा? ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, कोलकाता दे दिया गया ऊंचे लोगों को। माणिकचंद को एक सेठ था, इस माणिकचंद को कोलकाता सौंप के सिराजुद्दौला चला गया। कहां पे? दूसरा कौन है उसका दुश्मन? अभी पहले किसको मारने जा रहा था, उसी के चलते तो ये वापिस आ गया था, शौकत जंग। शौकत जंग को, ये कोलकाता जीतने के बाद शौकत जंग के पास जाता है, शौकत जंग को हरा देता है मणिहारी के युद्ध में। किसके युद्ध में? मणिहारी के युद्ध में। एक चीज और याद रखना, देखना, जब ये सरफराज को हरा के अली वर्दी खां शासक बनता है, क्योंकि ये बिहार का सूबेदार था, इन दोनों के बीच में कोई तो लड़ाई हुई होगी,
ऐसे तो गद्दी पे सीधा बैठा नहीं होगा। इन दोनों के मध्य जो लड़ाई हुई उसे घेरा का युद्ध कहते हैं। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? घेरा का युद्ध लड़ा गया। किन किन के मध्य? सरफराज और अली वर्दी खां के मध्य, जिसके बाद सरफराज क्या बन गया? यहां का शासक बन गया। सूबेदार तो पहले था ही बाबू, क्या बन गया? शासक बन गया। और इधर पूर्णिया में शौकत जंग को किस युद्ध में हराया इन्होंने? मनिहारी के युद्ध में इसे हरा दिया। इधर कोलकाता को, कासिम बाजार को लेकर की जो फैक्ट्री को लेकर के लड़ाई हुई, कोलकाता जीत लिया। और कोलकाता पे किसको बैठा दिया? मानिकचंद को बैठा दिया। अब सिराजुद्दौला वापिस अपने सम्मान में लौट रहा है कि मैंने अंग्रेजों को भगा दिया, मैंने कोलकाता जीत लिया। इधर मेरी षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति किनको? शौकत जंग को उसको हरा दिया, उससे युद्ध जीत लिया। और इसने यहां आकर के सीधा सीधा आराम से कब्जा करके बैठ गया। और लास्ट में इसने एक काम और कर दिया कि कोलकाता को कब्जा कर लिया। अब ये जो ही जाके बैठ रहा है तो इधर क्लाइव आ गया। क्लाइव आएगा कि नहीं आएगा? क्लाइव आ गया। क्लाइव आकर के क्या करता है? क्लाइव बोला कि चलो अपन आक्रमण करने चलते हैं अपने साथी, क्योंकि अंग्रेजों में एक खास बात थी, 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक के कहीं भी होता लड़ाई, अंग्रेज दूसरे सहायता करने के लिए पहुंच जाते थे, और ये एक दूसरे के लिए आ रहे हैं। और इधर अली वर्दी खान ने कोलकाता का नाम बदल दिया, अली वर्दी खान नाम है उसका। और उसके बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के को बनाने वाला शासक, उसके नाना का नाम अली वर्दी था, उसी के नाम पे उसने नाम रख दिया अली नगर। क्या नाम रख दिया रे? कोलकाता का नाम बदल के क्या रखा गया? अली नगर। याद रखना, अली नगर रखा गया। दोबारा जब क्लाइव अपनी सेना लेकर के आया, क्लाइव बड़ा योग्य सेनापति, ट्रेंड सोल्जर, एक अच्छा सेनापति, अच्छा गवर्नर जनरल, अंग्रेजों का जो एक बाबू बन के भारत में आया था, कलरक बन के, और गवर्नर जनरल बन के वापस गया। बहुत ही योग्य आदमी था। इसकी योग्यता की देखो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी योग्यता को सलाम करती है, अभी पता चलेगा आप लोगों को। क्लाइव आता है कोलकाता में, जो ही क्लाइव आता है मानिकचंद डर जाता है। मानिकचंद को पता है कि अब की बार बारी मेरी है। सिराजुद्दौला तो भाग गए हमसे, वो तो मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी में बैठा है। मानिकचंद के पास ना सेना है ना कुछ और, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। उसको पता है कि क्लाइव वैसे ही खूंखार व्यक्ति है, पहले कई लोगों को हरा चुका, फ्रांसीसियों को, इन सबको। क्लाइव कहता है कि भैया ये पीटेगा, 2 थप्पड़ खा के बताएंगे, इससे अच्छा पहले ही बता दे। ये जो ही क्लाइव आया तो बाहर जाके इसने कोलकाता की चाबियां दे दी इसको कि ले भाई। बोला तू कैसे आया? बोल तू कौन है? बोला मैं मानिकचंद। कौन? बोला मानिकचंद। बोला ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, आपकी पसंद, आपके लिए आ गया। क्या है? बोला वो कोलकाता जीता था ना पीछे सिराजुद्दौला ने, वो मेरे को देख के गया, मैं ही मालिक हूँ आजकल कोलकाता। बोला अच्छा एचओडी तू है आजकल? बोला हाँ। तो बोला फिर यहाँ एचओडी आते ही जाता है, तो बोला फिर तेरी जाने की तैयारी कर ले। तो मानिकचंद ने पहले ही कह दिया, बोला पता है कि जाना तो है ये, तो इसने सौंप दिया इसको चाबी, और चाबी सौंप के इसके साथ मिल गया। अब कोलकाता किसको मिल गया? क्लाइव को मिल गया। अब जो ही कोलकाता पे वापस से अंग्रेजों का राज हुआ तो कोलकाता ने से वापस संपर्क किया, क्योंकि उसका कोलकाता छीन गया सिराजुद्दौला का वापस बहुत जल्दी। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य अब एक समझौता हो जाएगा। और इस समझौते की अगर बात करें तो उससे पहले सिराजुद्दौला आ गया। जो ही क्लाइव यहां आया तो क्लाइव कहता है कि एक समझौता कर लेते हैं अपन लोग, क्योंकि उसका कोलकाता छीन लिया, दोनों में लड़ाई तो होनी है, टकराव होना है। इससे अच्छा क्लाइव इतनी दूर आया तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला का मैसेज भेजा कि भाई आजा, कोलकाता तो मेरे को मिल गया है, ठीक है, परंतु अब एक काम करना पड़ेगा, या तो मैं मुर्शिदाबाद आता हूं आक्रमण करने के लिए, या फिर समझौता कर ले। उसको पता चल गया अब लड़ने में कोई फायदा है नहीं। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ कोलकाता में। इस समय कोलकाता का नाम क्या है? अलीनगर। तो अलीनगर की संधि हुई। इस संधि में क्या तय हुआ? देखिए, नुकसान तो दोनों को हुआ है, बीच का बैठ के समाधान किया ताकि हमारी लड़ाई ना हो। सिर्फ इस लड़ाई को रोकने के लिए क्लाइव ने दिमाग लगाया, क्योंकि अब अंग्रेज हार रहे हैं। कहीं ना कहीं अंग्रेजों से कोलकाता छीन लिया गया था, ये तो मानिकचंद ने इजी वे में सौंप दिया। नहीं, कहीं ना कहीं कलकत्ता के जितने अंग्रेज अधिकारी थे, यहाँ फैक्ट्रियां थी, गढ़ था कलकत्ता इनका, ये छोड़ के भागना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हार रहे थे।
अब जब हारते हैं तो अंग्रेज, आपने देखा होगा पहले भी फ्रांसीसियों के युद्ध में, जब जब हारते हैं तो ये क्या करते हैं, संधि कर लेंगे, और जो ही पावरफुल होंगे अपनी चीजें सेट करेंगे और संधि तोड़ देंगे। ये इनका एक नियम है। इन दोनों के मध्य संधि हुई। संधि की कुछ शर्तें ये रखी गई। क्लाइव ने कहा हमें युद्ध का हर्जाना देगा। आपको पता होगा कि जो युद्ध जीतता है और जब संधि होती है तो उसको हमेशा युद्ध का हर्जाना मिलेगा, क्योंकि उस समय जीता हुआ वो है। तो बोला पैसे दे। क्लाइव बोला मद्रास से आया हूं सेना लेके कोलकाता को वापस जीतने के लिए, अलीनगर को जीतने के लिए, तो अब तू क्या देगा, मेरा जितना खर्चा हुआ ना पूरा खर्चा दे। इसने कहा चलो मैं ठीक है खर्चा दे दूंगा आपको, और बताओ। बोला आज के बाद तू कोलकाता पे आक्रमण नहीं करेगा। बोला नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बताओ। बोला अंग्रेज वापस से आके यहाँ अपना व्यापार करेंगे, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोला नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जब इसने कोलकाता जीता, अंग्रेजों को भगाई दिया, तो दस्तक का प्रयोग भी खत्म कर दिया इसने। किया कि नहीं किया भाई? जब अंग्रेजी भाग गए तो दस्तक किस बात का खत्म। जब आपने हराई दिया, आप जीते हुए थे, जब सिराजुद्दौला ने इनको हराया अलीनगर में या कोलकाता में, तो इसने दस्तक का प्रयोग बंद कर दिया। बोला कोई दस्तक वस्तक नहीं, आज जो भी व्यापार करेगा टैक्स लगेगा। अंग्रेज तो भाग ही गए। क्लाइव ने कहा कि नहीं, हमारा वो दस्तक जो तूने बंद किया वो वापस से चालू होना चाहिए उसी शर्तों पे। इसने कहा ठीक है, मान ली बात आपकी, चालू हो जाएगा, और बताओ। बोला बस अब हम खुश हैं। तो बोला मेरी भी सुनोगे कि तुम ही बोलोगे? बोला तू भी बता दे। बोला एक तो वो घसीटी आती है, उसको नहीं घुसने दोगे आप अपने इधर फैक्ट्री में? बोला हाँ ठीक है, घसीटी नहीं आएगी। पूर्णिया वाले का काम तमाम शौकत जंग का मैंने कर दिया। बोला एक वो मीर जाफर आता है, वो नौकरी मेरा करता है और पैसे तो मेरे से ले रहा है, और सेवा वो आपकी कर रही है, वो भी नहीं आना चाहिए। बोला नहीं, कहने का मतलब था कि मेरे जितने भी विरोधी हैं उनको आप लोग शरण नहीं दोगे। इसने कहा ठीक है नहीं देंगे। इन दोनों में ये अलीनगर की संधि हो गई। अंग्रेजों को वापस से मजबूत होना था तो सेटलमेंट कर लिया, और इसमें अंग्रेजों को कहीं नुकसान भी नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें अंग्रेजों को मिल रही है। उनको दस्तक मिल गया, उन्हें उनका कोलकाता वापस मिल गया, उन्हें अपना व्यापार करने की पूरी परमिशन और छूट मिल गई, वापस से जैसे थे वैसे आ गए। उधर उसे दूसरी बात, युद्ध किया तो युद्ध का हर्जाना पैसे मिल गए, दोनों चीज़ें मिल गई। अब क्या करता है, सिराजुद्दौला को कहा कि आप उनको शरण नहीं दोगे। अब पैसे संधि के समय तो गिनाए नहीं गए, उनको देना है कि दे दो भाई, 15-20 दिन का प्लॉट लेते, वैसे टाइमिंग दिया जाता है, एग्रीमेंट हो गया। अंग्रेजों को एटलीस्ट बंगाल पे अब कब्जा करना ही था, बहुत दिन हो गए, क्योंकि पूरा का पूरी फैक्ट्रियां और पूरा गढ़ और सबसे अमीर राज्य कौन है, बंगाल। दूसरी बात, जब तक अंग्रेज सिर्फ व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज व्यापार करते तो उनकी करेंसियां अब कुछ चलने ही लगी थी कि भाई भारत में इससे पहले इनका सोना देना पड़ता था मसालों के बदले या सामान के बदले, बहुत सोना आ गया था। फिर भी इनकी जो करेंसियां लागू थी, इन्होंने अंग्रेजों ने अपने सिक्के ढालने शुरू किए। तो आम आदमी तो वो सिक्के लेगा नहीं, लेगा कोई नए नोट आ जाते तो कोई आदमी नहीं लेते। बोला भैया हम नहीं लेंगे। आखिरकार इन्हें पैसों की जरूरत थी और टैक्स को और कम करना था, इसलिए अंग्रेज चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं बंगाल पे अपना हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, हमें टैक्स वैक्स में और छूट मिलनी चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने ना तो इसके यहाँ फैक्ट्री में आने वाले घसीटी को, मीर जाफर को, इनको शरण देना नहीं छोड़ा। वो डल आए, चाय पिए और वही बुराइयाँ शुरू, है ना। यहाँ तो ये ठीक नहीं है यार, यहाँ वो ठीक नहीं है, खाना तो टाइम पे बनता ही नहीं है यार, वो तो राजा ऐसे करता ही नहीं है यार, हर समस्याएं गिना रहे हैं एक दूसरे की, लगे हुए। अब उसे पैसे देने थे बदले में। जब उसे पता चला कि माली मोसी घसीटी तो विजय बैठी है, उसने बंद कर दिया। बोला पैसे वैसे नहीं देंगे, घसीटी से ले ले तू पैसे, ऐसे कर, तू उसको बुला रहा है अभी, घसीटी से ले। ये यही चाहते थे, और मीर जाफर उनके पास जाता ही था। इन्होंने मीर जाफर से सेटिंग कर ली। मीर जाफर से जब सेटिंग कर ली, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध लड़ा गया। देखो, संधि हुई है अलीनगर की, संधि हो गई। संधि में कहा कि तुम हमें पैसा दोगे युद्ध में हर्जाना, और अंग्रेज बदले में उसे उनके जितने भी विरोधी हैं उनको शरण नहीं देंगे। अंग्रेज शरण दे रहे हैं तो इसने पैसे नहीं दिए। दोनों ने संधि का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। कोई भी संधि को मानने को तैयार
नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की मजबूरी थी और उस दिन सिराजुद्दौला की भी मजबूरी थी। अब दोनों वापस अपनी स्थिति में आ गए। अब दोनों कहते चल लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके साथ में प्लासी का दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। इधर अंग्रेजों का अधिकारी क्लाइव या अंग्रेज, इधर कौन है? मीर जाफर, दुर्लभ और फ्रांसीसी कंपनी, मीर मदान और दो अंग्रेज हिंदुओं के सेनापति थे, मीर मदान। ये किसकी तरफ है? सिराजुद्दौला की तरफ है। इधर कौन है? अंग्रेजों का अधिकारी क्लाइव है। इनकी 50,000 की सेना है और इनकी लगभग 9,000 के आसपास की सेना है। 23 जून 1757 ईस्वी का समय है। कौन सा है? 23 जून 1700। देखो, बंगाल बना, किसने बनाया? मुर्शिद कुली खान ने। सूजा आया, सरफराज आया, बंगाल का सूबेदार उठ के अली वर्दी खां कब्जा कर लेता है और अपने छोटी बेटी के बेटे को सिराजुद्दौला का बिठाया। कासिम बाजार गए, मारना तो था ज्यादा शौकत जंग को, बीच में कासिम बाजार का पंगा हो गया। कासिम बाजार गया, कोलकाता पे कब्जा कर लिया, अलीनगर नाम कर दिया। इधर शौकत जंग को मणिहारी के युद्ध में हरा के बैठा हुआ है। क्लाइव आता है और वापिस माणिक चंद उसे चाबियां दे देता है, कोलकाता कब्जा कर लेते। कोलकाता पे जब कब्जा हो गया तो इनके बीच में, कोलकाता का नाम अलीनगर था उस टाइम पे, तो अलीनगर की संधि हुई और संधि का उल्लंघन दोनों ने किया। जब दोनों ने किया तो लड़ाई होना तय है। जब दोनों की सेना, जब बात संधि से नहीं बनी तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब दोनों की सेना आमने सामने हुई तो इधर मीर जाफर, दुर्लभ, फ्रांसीसी टुकड़ी थी एक और मीर मदान था। ये भारतीय सैनिक सामने हैं और इधर अंग्रेज अधिकारी क्लाइव। दोनों प्लासी के युद्ध में, प्लासी एक जगह पड़ती है, वहां आमने सामने दोनों की सेनाएं हो गई। मजे की बात ये थी, ये देश का पहला ऐसा युद्ध होगा जब अंग्रेज भारतीय राजाओं को हरा के कब्जा करेंगे और भारतीय सत्ता पे हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। यहीं से हम, हमारी गुलामी की राह प्रस्त होगी और यहीं से हम गुलाम हो जाएंगे। 1947 तक आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अभी तक तो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे और अपने राजाओं से जाकर के छूट मांगते थे, भिक्षा की तरह, एकदम राजा की तरह मांगते थे कि साहब दे दीजिए ना छूट। अब अंग्रेज कब्जा करेंगे और अपने हिसाब से राजाओं को मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे। यहां से कहानी कैसे फेवर में अंग्रेजों की आती है, कैसे बंगाल पे ये कब्जा होगा। इन्होंने, मैं पहले बताऊं, मीर जाफर, दुर्लभ, ये सब किसके पास जाके बैठते हैं? अंग्रेजों के पास। क्लाइव ने इन्हें पहले ही सेट कर लिया। क्लाइव बहुत चतुर आदमी था। कहा कि मीर जाफर, पता था इन्हें युद्ध तो होना ही है, जब होना है, दुश्मन का सेनापति आपके पास आ रहा है तो एटलीस्ट आप उसको तो मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे अपने फेवर में। इन्होंने मीर जाफर को खरीदा। मीर जाफर को लालच दिया कि अगर हम जीत जाते हैं इस युद्ध में तो सिराजुद्दौला की जगह आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अब राजा की लालसा थी, तभी तो इधर भाग रहा था अंग्रेजों के पास। अब राजा बनने के ख्वाब देख रहा है मीर जाफर और इधर दुर्लभ इनका सपोर्ट करते हैं। मीर जाफर अंग्रेजों से संधि कर लेते, जबकि लड़ने कौन आया युद्ध? मीर जाफर। मीर जाफर तो पहले से ही क्लाइव से मिला हुआ है, आपस में सेटिंग कर रखी है। इसी युद्ध में सिराजुद्दौला भी आता है। सिराजुद्दौला जब आता है, सिराजुद्दौला को कहा जाता है, साहब आप किस लिए आए हो? बोला मेरी सेना, मैं नहीं आऊंगा, कौन आएगा? अभी तो अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई लड़नी है, पीछे पीट पीट के भगाया था मैंने कोलकाता में, अब की बार मैं इन्हें भारत से भगा दूंगा। कहा नहीं, ऐसे नहीं जाने वाले। बोला आप जाइए साहब, मैं आपका सेनापति, मेरे पे विश्वास नहीं है आपको? बोला विश्वास तो है तेरे पे, पर फिर भी युद्ध है तो आर पार की लड़ाई है तो मुझे भी आपके साथ रहना चाहिए। नहीं साहब आप क्या करोगे, आप रेस्ट करो ना, आप घर जाके आराम से, हम संभाल लेंगे सब, आप टेंशन मत लो। तो मीर जाफर के कहने पे सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से वापस चला गया और मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ था। अंग्रेजों और इनकी दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई तो मीर जाफर क्लाइव से जाके मिला और मिल के बोला साहब हम तो आपकी तरफ ही हैं, हमारी सेना भी आपकी तरफ ही है। आपको पता होगा इससे पहले इन्होंने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर दिया, मतलब भारत में सत्ता फ्रांसीसियों की नहीं रही। अब फ्रांसीसी बेचारे व्यापार कर रहे हैं, छोटे मोटे जगहों पे स्टेब्लिश है। फ्रांसीसियों को तो इस बात का दुख था कि नहीं था? जो हारेगा उसे तो दुख है, दुश्मन का दुश्मन भाई। वो सिराजुद्दौला से आके मिल गए
जो भी उनकी फ्रांसीसियों की टुकड़ी थी, तो फ्रांसीसी टुकड़ी भी इनके साथ में है और मीर मदान इनके साथ में, कुछ वफादार लोग भी होते हैं। मीर जाफर जाके बोला क्लाइव को, साहब हम तो हमारे साथ आपके साथ ही हैं, देखो हमें तो मारना मत, हम आपके साथ ही हैं, आप जैसे बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। 2-3 चौधरी बन के आए हैं। एक तो वो फ्रांसीसी जिनको थोड़े दिन पहले आपने बांडीवास के युद्ध में हराया था ना, वो सेना लेके आ गए, बताओ आपको हराने के चक्कर में। और एक वो मीर मदान ये हैं, ये 1500-2000 आदमी, इनको घेर के निपटा दो। कहा जाता है उन्हें घेर के चारों तरफ से तोपों से उड़ा दिया गया था। किसके कारण से? मीर जाफर की गद्दारी के कारण से। मीर जाफर ने गद्दारी की और कोई युद्ध हुआ ही नहीं। जो वफादार थे राजा के, उन्हें सबको अंग्रेज और ये मिल करके उन्हें क्या कर दिया? मरवा दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उछलते कूदते, गले में माला डाले हुए, है ना, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं किले की तरफ में। इधर सिराजुद्दौला देख रहा है। अब आप रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद में आप गले में माला डाल के, गले में गुलाल, डीजे से उछलते उछलते घर जा रहे हो, तो घर वाले क्या सोचेंगे? पास हो गए आप। आपको घर वाले पूछे कि हुआ क्या, तो आप बोलो कि मेरे साथियों का सिलेक्शन हो गया, मेरी कोचिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो 2 थप्पड़ नहीं मारेंगे आपको कि भैया उनका रिजल्ट रहा, तेरा क्या हुआ? वो तो ये अनुमान लगाएंगे कि आप जीत के आए हो। अब जब मीर जाफर और इसकी पूरी सेना उत्साह और जोश मना रही थी, वो तो उत्साह इसलिए था उसमें, वो तो पार्टी इसलिए मना रही थी कि अब हम राजा बन जाएंगे। सिराजुद्दौला महल पे खड़ा खड़ा देख रहा है बेचारा, वो उछलती आ रही है सेना। तो सिराजुद्दौला सोचा पीछे थोड़े दिन पहले तो अंग्रेजों को हराया था हमने, और इस बार फिर अंग्रेजों को हमने, और वो बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा आया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। उसी समय मीर जाफर के बेटे ने उसका सर कलम कर दिया। हालांकि वो वहां से भाग गया अपनी बीबी को लेकर पटना तक, पटना भागा और पीछा किया, और लास्ट में मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला का सर कलम कर दिया, उसे मार दिया गया। और अब राजा कौन बनेगा? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बनेगा। और मीर जाफर किसकी कठपुतली है? क्लाइव की है कि नहीं है? अंग्रेजों की कठपुतली है। अब अंग्रेजों का राज भारत में आया कि नहीं आया? अब अंग्रेज जैसे चाहेंगे वैसे खेल शुरू हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। मीर जाफर को राजा बनाया जाता है। मीर जाफर को राजा बनाया गया था। जो शर्तें थी मीर जाफर को, भैया तेरे को राजा ऐसे नहीं बनाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे। 24 परगने इन्होंने, 24 गांव अंग्रेजों को दे दिए। वहां से टैक्स कौन वसूलेगा? अब अंग्रेजों का उन गांवों पे क्या हो गया? राज, राजा वहां के वो हो गए। मीर जाफर उनकी कठपुतली है। 17.5 लाख रुपए मीर जाफर को देने पड़े अंग्रेजों को और क्लाइव को, और इनको पर्सनल भेंट के तौर पे बहुत सारे अथाह पैसे और धन दौलत ये लेके गए। क्लाइव तो कहता है, अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि जब हम वहाँ गए, हमने इतना सोना चांदी धन दौलत देखा, हीरे जवाहरात, हमारा मन किया कि हम इसी के ऊपर लेट जाएं यहीं के यहीं। कहा जाता है बहुत उस पैसों को, उस धन दौलत को ले जाने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत मतलब परेशानी उठानी पड़ी थी। धन को भी ले जाने के लिए बहुत दिक्कतें, बहुत एनर्जी के साथ में उसे लेके जाना पड़ा। बोरे भर भर के यहाँ से वो अंग्रेज सोना लेके गए। अब इतनी सालों से दे रहे थे, हिंदुस्तान पे आ रहा था, अब सिलसिला शुरू होता है बोरे भर भर के सोना वापिस इंग्लैंड लेके जाने का। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की गुलामी की रेखाएं, गुलामी के यहाँ प्रशस्त हो जाता है मार्ग गुलामी का, और शुरू हो जाता है। परंतु इस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश और धोखा था। कोई युद्ध था? कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ गुलाम बनाने के लिए सिर्फ एक धोखा था, साजिश थी, चाल थी जो सफल हो गई, बस, इससे ज्यादा कुछ। अब मीर जाफर को बना दिया गया। मीर जाफर के ऊपर क्लाइव के बीच में समझौता हुआ और इसका बेटे मीरान ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर का बेटा मीरान था जिसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब क्लाइव से पैसे ले लिए, धन ले लिया, क्लाइव से गांव ले लिए, सब काम ठीक ठाक चल रहा है। जो ये चल रहा है तो मीर जाफर का एक सेनापति है जिसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है रे? मीर कासिम। अब ये सेनापति है। अंग्रेज क्या चाहते हैं? पैसा, फूट डालो, राज करो, दोनों को लड़ाओ,
मीर जाफर को बनाया, सिराजुद्दौला को हटाया, तो इसको बोला भैया पैसे चाहिए। इसने 24 गांव दिए, अथाह धन संपत्ति दी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, भर भर के लेके गए, खूब पैसा कमाया। अब अंग्रेजों की इच्छा मरी नहीं, बढ़ गई। जब आदमी को कुछ चीजें मिल जाती है ना, तो उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं और बढ़ने लग जाती हैं। जब आपका सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो आप वहां रुकोगे नहीं। सुना होगा ना, एक सिलेक्शन होने के बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद 10-10 हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं फिर रुकती नहीं है, फिर वो बढ़ती चली जाती है। जब तक रुकी रहती हैं, जब तक वो फेल है, जब तक उसको कुछ ना मिले, जब तक आपको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता तो आप करप्ट नहीं है। मौका मिलता ही हर कोई करप्ट हो जाता है ना। ईमानदारी के पाठ तब तक पढ़ाता है बेटा जब तक उसे ईमानदार बनने के लिए बाध्य हो रखा है। मौका मिला नहीं और शुरू, यही अंग्रेज कर रहे हैं। अब मौका मिल गया इनको, अब मीर जाफर को चाहे जब बैठा दें, ये तो कठपुतली है। कोई दूसरा ऐसा आए जो उसे धन दौलत दे तो वो तो उसको बना देंगे। फिर कोई तीसरा आए या फिर वापस यही मीर जाफर कहे मैं आपको पैसे दूंगा, मेरे को बना दो, तू पैसे दे, तेरे को बना देंगे। अब ये कठपुतलियां नचाना शुरू कर देते हैं। मीर कासिम कहता है कि साहब सेनापति है, इधर आ गया, अंग्रेजों से जाके ये अब चाय पानी करने लग गया। मीटिंग किसकी चलने लगी अब? मीर कासिम की। मीर कासिम अंग्रेजों से समझौता कर लेता है और गद्दी पे बैठने की कोशिश करता है बंगाल की। अंग्रेजों को संधि के तहत जो कुछ लेना था मीर जाफर से ले लिया। अब मीर कासिम के लिए सेना भेजते हैं और मीर कासिम को बनाने के लिए जो ही सेना जाती है तो मीर जाफर भाई साहब तो जानते थे, इसको पता है कि क्लाइव भाई साहब से पंगा लेने का मतलब क्या है और उनकी कठपुतली है। इसके पास वैसे भी अब कुछ बचा नहीं, संधि में तय हो गया, आप सेना नहीं रखोगे, आपको सहायता अंग्रेज करेंगे, इसके बदले आप उन्हें अंग्रेजों को पैसा दोगे और आपके जब भी प्रॉब्लम होगी हम सहायता करेंगे। तो पूरी चीज़ें तो वैसे भी पावर अंग्रेजों के पास है, बहुत बड़ी सेना मीर जाफर के पास है नहीं। मीर कासिम गया और मीर कासिम गद्दी पे बैठा है तो मीर जाफर बोले भाई साहब मेरे से ले लेते, इनके पास क्यों गया तू, मेरे को बता देता। बोला तूने क्या किया था, जैसे का तैसा, तू भी सेनापति था, तूने कब्जा किया, अंग्रेजों की सहायता, तो मैंने भी अंग्रेजों की सहायता से कब्जा किया। उसने अंग्रेजों को कुछ नहीं बोला, कासिम को बोला यार समझना चाहिए था ना, दोनों एक ही आदमी है, अब दोनों, अब तेरे को, वो तो पहले से दुखी है क्योंकि अंग्रेज दिल्ली चाहिए, जब पैसे मांग लेते उसको यार भैया पैसे भिजवाना, थोड़े पैसे चाहिए, छोटी सी बात हो पैसे चाहिए। मीर जाफर तंग आ चुका था, मीर जाफर ने पीछा छुड़ा, मीर कासिम गद्दी पे बैठा और मीर कासिम से अब धन लिया गया, दे भाई पैसे। मीर कासिम ने अथाह धन दिया, बहुत सारा धन अंग्रेजों को फिर से मिल गया। अब अंग्रेजों को आ गया मजा, जब आपको कहीं फोकट में मिलने लग जाता है ना तो आदमी वही काम को बार बार करने लग जाता है। नहीं, एक बार पैसा कमा के बैठ जाए तो कोई 2 नंबर वाला कभी पकड़ा ही नहीं जाए, पकड़ा जाएगा, एक बार करने से उसका लालच बढ़ जाता है, फिर लग जाता है, फिर लग जाता है। अब ये अंग्रेजों का सिलसिला शुरू हो गया, इसको हटाओ, दूसरा पैसा दो तुम बनो, तीसरा दो पैसा। पर मीर कासिम कहा जाता है मुर्शिद अली कुली खां का जितने भी व्यक्ति गद्दी पे हुए हैं उन सबसे योग्य व्यक्ति था तो कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम सबसे योग्य था, इसको पता था। यहां कोलकाता और यही इनकी राजधानी कौन सी? मुर्शिदाबाद। अंग्रेजों का जब मन करे दारू पी के 2 पैग लगाए, बोला पैसे नहीं है यार गांव जाना है, बोला फोन करो रे मीर जाफर को या मीर कासिम को, पैसे भिजवा भाई, तू नहीं भिजवाता तो राजा दूसरे को बनाए, तो क्या करेगा, भिजवाना पड़ेगा। ये दिल्ली तंग करते हैं। अब बगल में आपके कोई होता ना तो आप उसे बार बार परेशान कर सकते हो। मीर कासिम को पता था, मीर कासिम शासक बना, बनते ही इसने एक दिमाग लगाया कि क्यों नहीं इन अंग्रेजों से दूर भाग जाए। तो वहां तक आएंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, दूर आप जाने के लिए सोचते हो कि नहीं सोचते हो, हमारा गैप होना चाहिए इनके बीच में। बुद्धिमान व्यक्ति था। मुर्शिदाबाद से राजधानी कहां ले आया? बिहार में पड़ता है मुंगेर। कहां ले आया रे राजधानी? राजधानी ले आया मुंगेर। क्यों ले आया पता चल गया ना, अंग्रेज बार बार परेशान कर रहे हैं, इसको पता है मेरी भी बारी आने वाली है, जैसे मैंने इनको पैसे दिए तो और कोई पैसे देने वाला मिल जाएगा, अंग्रेजों को तो पैसे चाहिए। ये यहां से राजधानी बदल के कहां लेके चला गया? मुंगेर चला गया। मुंगेर जाने के बाद में इसने मुंगेर में, उस समय राइफल अंग्रेजों के पास आई थी और तोड़ा राइफल, वो डालो और चलाओ, तो इसने मुंगेर में राइफल बनाने वाली, राइफल बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई और इनकी सेना 50,000 होकर भी हार रही थी
क्योंकि भारतीय सेना क्या ट्रेंड नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं मिली थी, आधुनिक प्रशिक्षण नहीं था भारतीय सेना के पास में। तो मीर कासिम समझदार है, मीर कासिम वहां जाके अपनी सेना बढ़ाने लग गया, क्योंकि उसको पता आज नहीं तो कल अंग्रेजों से लड़ना तो एक दिन है ही है, तो क्यों न अपनी सेना बढ़ाएं। इसने इसके लिए फ्रांसीसियों की सहायता ली, क्योंकि फ्रांसीसी भी अंग्रेज यूरोप से हैं, उनकी सेना भी प्रशिक्षित थी, उन्हें ट्रेनिंग देनी आती थी। उसके वहाँ के अधिकारियों को नियुक्त किया और कहा कि ये मेरे जो गधे हैं ना, इनको सुधार के घोड़ा बना दे। तो वहाँ फ्रांसीसी लग गए उनको पीटने और उनको ढंग से एक दाप एक करवाने में। ये लगे ही थे, इतने में अंग्रेजों को पता ही था कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, यहाँ से गया है तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और अंग्रेजों के हाथों कई बार मीर कासिम को हारना पड़ा। कई छोटे छोटे युद्ध हुआ, गिरिया, उंदोला, कहवा, छोटे छोटे युद्ध हुए। एटलीस्ट कोई बात नहीं, यहां तक तो ठीक है, छोटे मोटे युद्धों में हारते गए। पर ये देखो, ये बंगाल है, यहां से बिहार आ गया, कौन सी जगह, मुंगेर। यहां मुगल साम्राज्य है, यहां अवध है, क्या है, अवध। यहां मुगल, यहां मंगोर। मंगोल में कौन बैठा है, मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था, शुजा उद्दौला। अवध की स्थापना किसने की थी, शुजा उद्दौला ने। जब नादिर शाह के समय उसने बोला पैसे बहुत ज्यादा हैं, सुसाइड करना पड़ा था, शहादत खां, तो भूल गए, शहादत खान है, शहादत खां। और उसका वंशज अभी शुजा उद्दौला यहां बैठा है। यहां मुगल साम्राज्य का व्यक्ति जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय, ये बैठा हुआ है। 3 व्यक्ति आ गए आपके पास में। ये आ गया और ये आ गया, 3 आ गए ना। अब देखो, मीर कासिम उधर से आया, तोपे बना रहा है, सेना बढ़ा रहा है, और अंग्रेज उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। जब अंग्रेज आक्रमण करने के लिए लगे तो ये इधर आया, इधर आके इसको मिला शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला को बोला भाई साहब मेरे को लड़ना है अंग्रेजों से, तो तू एक काम कर। बोला बता। बोला हमें एक काम करो, तुम क्या करो, मेरे साथ मिल जाओ। तो इसने बोला क्यों, तेरे साथ मिलूंगा तो अंग्रेज मेरे को भी पीटेंगे, मैं नहीं मिलने वाला। बोला मिल जा, आज नहीं तो अगर अंग्रेज मेरे को हरा दिया तो तेरी बाउंड्री कहां लगेगी, बिहार अवध के लगता है, यूपी के टच है कि नहीं है। अगर अंग्रेजों ने मुझे हराया तो अगली बारी किसकी, तेरी है कि नहीं है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल तेरे को आना है। फिर तू मेरा जाति भाई है, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, दोनों मिलके लड़ते हैं। ऐसे वैसे डायलॉग वायलॉग मार के सेट कर लिया उसको। सेट किया तो भाई एटलीस्ट शुजा उद्दौला की भी बारी आज नहीं तो कल आने वाली है। जो ही सेट किया, इतने में शाह आलम के रिश्तेदारों ने दिल्ली से बाहर निकाल दिया था। जब मैं उत्तर मुगल काल पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था कि शाह आलम को भगा दिया गया और फिर मराठे उसको दिल्ली पे लाके स्थापित करते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते, सिंधिया वसुंधरा जी के दादा परदादा थे, उन्होंने लाके उसे वापस बैठाया दिल्ली में। सिंधिया उनको लाते हैं, माधव जी और उनको ला करके यहाँ बैठाया जाता है। तो शाह आलम भटक रहा था उस टाइम पे, कहाँ पे, यहीं इलाहाबाद के आसपास में, जो अवध का क्षेत्र था। ये भी आ गया, बोला यार तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मेरे को बताओ। बोला बात ये है कि भैया अंग्रेज है ना, उनको हमें पीटना है, वो हमें पीट रहे हैं, हम उनको पीटने के प्लान में, तो बारी एक दिन इसकी भी आनी है। बोला तो ये क्या कह रहा है, शुजा उद्दौला का क्या कहना है। बोला शुजा उद्दौला चाहता है कि मैं ना लड़ूं। तो शाह आलम बोला लड़ ले यार, क्या करेगा, बैठे बैठे खाली तो बैठे, कई दिन हो गए। शाह आलम ये चाहता है कि ये मिटा जाए तो अपन भी यहीं बैठ जाएं। तो उसने बोला शाह आलम को तू भी साथ हो ले हमारे, तू तो मुगल बादशाह है। अरे बोला यार गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो तुम लोग, क्या का मुगल बादशाह, यहाँ भटकता घूम रहा हूँ, रिश्तेदार मेरे को घर में नहीं बढ़ने दे रहे, मेरे से लड़ा नहीं जा रहा रिश्तेदारों से, तुम कह रहे हो अंग्रेजों से लड़, मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसा भद्दा मजाक मत करो मेरे से। कोई बात नहीं, तू फिर भी मुगल बादशाह तो है। बोला हाँ यार मुगल बादशाह तो हूँ मैं, नाम का तो हूँ। बोला किसको पता, अंग्रेजों को थोड़ी पता है तेरे को घर वाले घर में नहीं घुसने देते, घर की लड़ाई घर में है। तू एक काम कर,
तू हमारे साथ आ जा। उसको भी डायलॉग वायलॉग मारे, बोला तेरे को हम मुगल बादशाह बना देंगे, यहाँ जीते तो तेरे को, यहाँ जीतने के बाद तो हमारा फतेह लहराएगा, और फतेह करने के बाद अपन चलेंगे दिल्ली, दोनों मिलकर हम तेरे को दिल्ली की राजगद्दी पे बिठाएंगे। और शाह आलम को भाई साहब फील आया, गद्दी पे बैठेंगे, राजा बनेंगे, और मुगल बादशाह कहलाएंगे वापस से। शाह आलम बोला तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, पर मेरे को दिल्ली पक्का लेके जाओगे? बोला हाँ, तेरे को दिल्ली का राजा पक्का बनाएंगे। जोश जोश में शाह आलम ने हाँ भर दी। बोलते भैया मेरे पास है तो कुछ नहीं, मेरे पास तो एक घोड़ा भी नहीं है लड़ने के लिए, कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ खुद भटकता घूम रहा हूँ, पर जैसा भी हूँ अगर तुम मेरे को दिल्ली पे बिठा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने, मीर कासिम योग्य बंदा था, उसने इन तीनों को सेट कर लिया। इन तीनों को सेट करने के बाद में इधर ये तीनों की लड़ाई जारी है, लड़ लिया, और अब जाने के बाद में ये यहाँ तीनों मिलके एक संधि बना ली। इन तीनों ने जो ही संधि बनाई तो अंग्रेज तो आ ही रहे थे उधर से, अंग्रेज अधिकारी इनके पीछे पीछे। जो ही अंग्रेज आए और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब इनके साथ में 3 गुट है, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। एक जगह पड़ती है बक्सर, पड़ती है, सुना नाम, बक्सर का युद्ध लड़ा गया है 64 में। ये इसके बाद भारत पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएगा। ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की मात्र 7000 की सेना और इनके भाड़े पे, किराए पे लिए गए, ऐसे ही पकड़ पकड़ के गांव के मस्टंडे ले आए लड़ने के लिए। वो इस चक्कर में कि अंग्रेजों से लूट के धन दान ले लेंगे, उनको ट्रेनिंग मिली हुई नहीं। बक्सर के युद्ध में दोनों अंग्रेज और इधर भारत का एक गठबंधन सरकार, जिसका 3 राज्य मिले हुए हैं। अब अगर हारे तो 3 राज्य गए, और 3 राज्य का मतलब बंगाल गया, बीच में आ गया अवध गया, बिहार वाला बेल्ट गया पूरा, यूपी वाला गया, और मुगल हारे तो उत्तर भारत तक सब कुछ बर्बाद, या तो आर या पार की लड़ाई लड़ी जा रही। और तीनों ही गधे। शाह आलम, मीर कासिम योग्य जरूर था, शाह आलम की हालत यह है कि उनको तो घर वालों ने भगा दिया, वो क्या यार काम करेगा बताओ, आप अंग्रेजों से पंगा ले लेगा वो। इधर अंग्रेज सेनापति आए, लड़ाई हुई, लड़ाई होते ही पहले तो दौड़ा दौड़ा भागा। सबसे पहले शाह आलम द्वितीय, वो तो घर से निकाला हुआ था, दौड़ के गया अंग्रेजों के पास, जाके अंग्रेजों के पैर पड़ गया, भाई साहब मैं ना लड़ूं, मैं तो धोखे में आ गया यार, काली गा तुम्हारी, छोड़ दो मेरे को, और जैसे तुम बोलोगे वैसे मैं करने को तैयार हूँ, मेरी तो गलती हो गई। रोने लग गया जोर जोर से, मेरी गलती हो गई उस्ताद, छोड़ दो, और आगे जिंदगी में नहीं करूँगा यार, ये अनमोन वादे कसमें, माँ कसम और बाप कसम, पता नहीं क्या क्या खा के अंग्रेजों के पैरों में पड़ गया। बोला भाई साहब जिंदगी में मैं नहीं लड़ूँ। इन गधों ने मुझे बोला कि तेरे को बादशाह बना देंगे, ये बना। बोला तो तू बादशाह है नहीं क्या? अरे बोला मैं काहे का बादशाह हूँ, मेरे को तो निकाल दिया मेरे घर वालों ने। ये बात अंग्रेजों को पता चली, अंग्रेज को अरे तेरी तो यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हम तो सोचे मुगल बादशाह बहुत बड़ा है, उससे दस्तक मांगने जाते थे, उससे टैक्स में छूट लेने के लिए जाते थे, यहाँ तो मुगल बादशाह खुद ही भटक रहा है। अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेज और खुश। इधर थोड़ी देर बाद में पता चला कि मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम तो योग्य था, चालाक था, उसने कहा कि अब अंग्रेजों से पिटना ठीक नहीं है। शाह आलम उधर भाग गया, मीर कासिम भी भाई साहब थूक मुट्ठी में और ले चप्पल हाथ में भाग गया। बचा कौन है? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला सोचा यार ये लोग, मैं तो इसकी सहायता देने, मैं तो झूठा ही फंस गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो आया दौड़ा दौड़ा अंग्रेजों के पास, बोला भाई साहब मैंने तो किया ही नहीं, उसने मेरे से वादा किया, मेरे को बोला तू मेरी जात का है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, डायलॉग दिए, मैं तो उसके चक्कर में आ गया। आगे लड़ूं तुम्हारी काली गाय, आगे लड़ूं तो वो क्या करे तुम्हारी, आप मेरे को जो बोलो करने को तैयार हूं, पैरों में पड़ गया। बोला मुर्गे बन जाओ दोनों, तुम मुर्गे बन गए, बन जा मुर्गा, और मुर्गा मुर्गी शुरू हो जा, तू एक्सरसाइज शुरू करवा दी अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज सेनापति आया उस टेंशन में कि अरे यार पूरा उत्तर भारत मेरे कदमों में, करूं तो क्या करूं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तब तक क्लाइव का कार्यकाल पूरा हो गया था और क्लाइव को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। उसने फोन किया, हेस्टिंग्स आ गया था, उसके बाद में गवर्नर जनरल को भेजा, और गवर्नर जनरल के पास फोन गया कि भाई साहब एक मजे की बात बताऊं, वो किसको हराने आए थे? मीर कासिम को। उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि आए तो मीर कासिम को हराने, और वो सब छोटी मोटी झड़प होगी और
मीर कासिम भाग जाएगा फिर लड़ लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। तो चल रहा था पहले भी, उन्हें ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा क्या। तो बोला भाई साहब ये दोनों, एक तो मुगल बादशाह और एक अवध का, और बंगाल वाला तो भाग गया, तो बंगाल तो अपना हो ही गया, ये तीनों हार गए हैं और पूरा उत्तर भारत, पूरा उत्तर साम्राज्य अभी मेरे कदमों में। पर मेरे समझ नहीं आता कि करूं क्या, क्योंकि मेरे को राजनीति आती नहीं, मेरे को तो लड़ना आता था, मैं लड़ लिया, निपटा तो दिए, इनको करूं क्या। बोला अच्छा अब बड़ा पंगा। तो अंग्रेज सब एक दूसरे से बात करें, क्या करें, मुगल बादशाह आ गया हमारे पास और मुर्गा बन रखा उसके आगे। बोला अच्छा क्या करें, ये बड़ी टेंशन है। बोला पहले बात कौन करता था। बोला यार वो एक क्लाइव था, वही फ्रांसीसियों से जब किसी से जोड़गांठ अनुरुद्दीन से जो भी करनी थी वही करता था। अब देखो एक आदमी की योग्यता, उसे बुलाया गया, वापस से बुलाया गया। युद्ध कब लड़ा जा रहा है, 64 में, 68 में जाके संधि होती है और इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है, इलाहाबाद में वापस क्लाइव आता है। किसके लिए, इन दोनों से संधि करने के लिए। यह है टैलेंट की पूछ। यहां ऐसे नहीं है कि हर किसी को भेजा कि तू जा रहे तू बात कर ले, तू बात करते तो अंग्रेज कभी भारत पे कब्जा नहीं कर पाते। योग्य आदमियों की कदर किया करते थे अंग्रेज। क्लाइव को वापस बुलाया गया। क्लाइव इंग्लैंड से बोट के रास्ते, उस टाइम पे वहां जहाज तो थी नहीं, आया, तब तक इनको दोनों को मुर्गा बना रखा 4 साल। ये यहीं बैठे, क्लाइव आके बोला आप बताओ क्या बात है। बोला ऐसे ऐसे आए साहब, हम तो इनको मारने के लिए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही थी, हमें क्या पता इन्होंने गठबंधन बना रखा है और ये तो सब के सब आ गए। बोला बुलाओ, एक एक को बुलाओ, सबसे पहला बड़ा आदमी है तो उसको बुलाओ। बड़ा आदमी कौन है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम को बुलाया, क्लाइव बैठा के, बोला हाँ सावधान खड़ा हो जा, तो बता, दूर दूर एकदम ऐसे दूरी बना के खड़ा हो, बता क्या बात है। बोला साहब काली गाँव तुम्हारी, दोबारा कभी जिंदगी में करूं तो धूड़ खिला देना मेरे को चाहिए, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो, मैं तो भटक रहा था, मेरे रिश्तेदार है ना, उन्होंने मेरे को निकाल दिया दिल्ली से, और मैं जैसे तैसे करके यहाँ मेरे दिन काट रहा था। इन्होंने मुझे झूठे सपने दिखाए कि तेरा SSGD में सिलेक्शन हो जाएगा और तो उसके बाद में ACC में चला जाएगा, और बड़े बड़े सपने दिखा दिए, और उन सपनों के चक्कर में मैं तो फंस गया। मेरे को कुछ नहीं करना, मैं तो सबसे पहले आया था, उनको पूछ लो आपके सेनापति को, मैं सबसे पहले भाग के आ गया था। मेरे जब समझ आई ना तो मेरे को पता चला ये तो गलत लड़ा रहे, तो मैं आपके पास आ गया था। बोला अच्छा ठीक है। वो दूसरा देख रहा है ऐसे छुप छुप के क्या बात चल रही है अंदर, उसको बोला तू बाहर मुर्गा बन जा, जब तक ये बात चल रही है तब तक तू मुर्गा बना रहा है। वो आया, उससे बोला कि और बताओ और क्या है। तो बोला तेरा एक समझौता करते हैं। बोला बताओ। बोला तू दिल्ली का बादशाह है, मुगल बादशाह। बोला एक काम कर, तेरे को हम एक चीज देते हैं। बोला बताओ क्या दोगे। कि मैं तेरे को अगर इलाहाबाद दे दूं, इलाहाबाद तेरे को मिल जाए, और यहां एक राज्य और कड़ा माणिकपुर। कौन सूबेदार हुआ करता था पहले, जो राजा बना बाद में, अलाउद्दीन खिलजी, वही कड़ा माणिकपुर इलाहाबाद के बगल में पड़ता। इलाहाबाद के पास कड़ा, ये 2 तेरे को जिले दे दूं तो कैसा होगा। तो साहब 2 दे दो तो मजे नहीं हो जाए, है ना। यहाँ घर के बाहर के टोटे पड़े हैं, आजकल कहाँ रहता है। बोला जहाँ मिल जाए ना वहीं पड़ जाते हम तो, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कभी वहाँ वो संदीप फौजी वाली एकेडमी में पड़ जाते हैं, कभी कहाँ जहाँ रोटियाँ मिले वहीं पड़ जाते हैं हम तो, हमें कोई वो नहीं है। बोला अच्छा तेरे को 2 जिले देंगे। तो यार राजा है, बादशाह, सुबह उठे तो ऐसे खड़ा हो तो छत के ऊपर, तो तेरे को जहाँ तक नजरें जाए वहाँ तक तेरा राज्य हो, है ना, फील आनी चाहिए कि तू मुगल बादशाह है। बोला हाँ ठीक है दे दो। खुश है। बोला हाँ खुश हूँ। उसे समझ आया कि यार इलाहाबाद करा तो किसके पास है, शुजा-उद-दौला के, तो अंग्रेजों के तो है ही नहीं, तो ये कैसे दे देंगे। बोला रुक रुक, बावड़ा हूं मैं, पर इतना बावड़ा भी नहीं हूं जितना तुम लोग समझ रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे को घर से निकाल दिया तो मैं कोई काम का ही नहीं हूं। ये इलाहाबाद करा तुम कैसे दे दोगे बताओ मेरे को। ये शुजा-उद-दौला के हैं, तुम लड़ाना चाहते हो, उससे पिटवाना चाहते हो मेरे को नहीं चाहिए। अरे बोला खार खा, तुम आराम से बैठ, तेरे को बोला तेरे को चाहिए, तेरे को हम देंगे। बोला ठीक है। डराया उसको, बकवास करता है, एक तो मारेंगे तेरे को। तो बोला हाँ ठीक है बताओ आगे, बताओ आगे क्या करोगे। बोला एक काम और करो, हम ये चाहते हैं, एक तो साइन कर ले, एक पेज लाया, बोला इस पे साइन कर। तो बकवास कर रहा है ज्यादा कि मैं ये नहीं लूंगा और वो नहीं लूंगा, तो साइन कर इस पे।
तो उसने डर के मारे बेचारे साइन कर दिए। बोला ये तो बताओ ये साइन करवाए किस पे मेरे से तुमने, है ना? मैं ऐसे धक्के खा रहा हूँ, बता दो कि क्या लिखा है इसमें। इंग्लिश में लिखा है, मुझे समझ में आया नहीं, हिंदी में होता है तो कुछ पढ़ लेते। तो बोला इस पे ये लिखा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार हमारे पास होंगे, टैक्स जो भी है यहाँ से किसानों से वो हम वसूलेंगे। किसने लिखा है ये बात? क्लाइव ने, कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार से टैक्स जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है वो पैसा हम इकट्ठा करेंगे। तो इसने बोला यार शाह आलम जी, मैं सोचा कि आप इंटेलिजेंट हो, फिर जब आप मेरे को इलाहाबाद दे रहे तो मेरे को लगा कि आप थोड़े थोड़े मूर्ख हो, पर अब तो पता चल गया कि काबुल में गधे नहीं होते, अंग्रेज भी गधे ही है, तुम पक्के गधे हो। बोला ऐसे कैसे बोल रहा है? बोला तुम मेरे को वो दे रहे हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम मेरे से वो मांग रहे हो जो मेरे पास है ही नहीं, तुम पक्के मूर्ख आदमी हो। बोला कैसे? बोला मैं अगर टैक्स लेता बंगाल, बिहार, उड़ीसा से तो यहाँ इलाहाबाद में धक्के खाते घूमता, बादशाह बन के बैठा होता दिल्ली में, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। बोला अच्छा। बोला ये बात तेरे को पता है, पब्लिक को थोड़ी पता है। पब्लिक को क्या पता है कि मुगल बादशाह दिल्ली में शाह आलम है, उनके नाम पे काम चलता है। अब तेरा लेटर लेके हम टैक्स लेने जाएंगे और टैक्स कोई नहीं देगा तो लोग बोलेंगे आप अंग्रेजों को टैक्स क्यों दें? तो हम बोलेंगे कि अंग्रेज टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स कौन ले रहा है? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह ले रहा है, और मुगल बादशाह के नाम पे सब लोग टैक्स दे देंगे। उसने कहा यार तुम तो सातिर निकले। उसने सोचा हाँ बात तो ठीक है यार। फिर बोला और क्या चाहिए? तो बोला यार मेरे को आप ये इलाहाबाद और कड़ा तो दे दोगे आप, पर कोई घर घर कोई महल माल बना दो यार, रोजी रोटी फिर मैं कैसे चलाऊंगा, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा तेरे को हम 26 लाख रुपए दे दे साल के पेंशन के। तो और खुश हुआ शाह आलम, 26 लाख? सच्ची बताओ दोगे क्या? रुक रुक आराम से बैठ एक बार, 26 लाख रुपए। बोला मैंने देखे नहीं कभी, शाह आलम बोल रहा मैं मुगल बादशाह बन के कभी 26 लाख एक साथ देखे नहीं, पक्का बताओ दोगे क्या? अरे बोल चुप बैठ जा। बोला हाँ पक्के तेरे को 26 लाख रुपए। बोला भाई साहब जिंदगी भर तुम्हारे गुण गाऊंगा, तुम्हारे नाम की मालाएं जपूंगा, बस इतना कर दो आप। खुश? शाह आलम बोला खुश। इलाहाबाद की पहली संधि क्लाइव और मुगलों के बीच में हुई, उसमें क्या शर्तें तय हुई पता चल गया? शाह आलम को क्या दिया जाएगा? इलाहाबाद और करा दिया जाएगा, 26 लाख रुपए दिए जाएंगे, और बदले में अंग्रेज उससे क्या ले रहे हैं? उड़ीसा, बंगाल और बिहार से टैक्स वसूलेंगे, राजस्व वसूलने की परमिशन उससे ले रहे हैं। तो शाह आलम के लिए तो ये बल्ले बल्ले वाली चीज थी। जो आदमी घर से निकाला हुआ है उसको 2 जिले मिल गए, 26 लाख रुपए सालाना मिल रहे हैं। अब शाह आलम कर अब चिल मारेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बोला अब तू इधर बैठ जा, उकड़ू बैठ जा, उकड़ू, प्लाथी मार के नहीं बैठना। उसको बिठा दिया उकड़ू। बोला दूसरे को लाओ रे अब सामने। क्लाइव दूसरे को बुलाता है। दूसरा कौन है? सुजाउद्दौला। बोला तेरी क्या लड़ाई थी रे हमारे से, हम तो तेरे साथ कुछ किया ही नहीं, तू कैसे आ गया? तू बता, फटाफट तू जवाब दे तेरा। बोला साहब क्या बताएं, वो मीर कासिम अब तो भाग गया। उसने बोला तू मेरा दोस्त है, जाति भाई है, कास्टिज्म फैला रहा था, और फिर बोला यार बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी रहे हैं, वो ऐसे ऐसे डायलॉग मारे। मैं तो साहब भावनाओं में बह गया, क्या करता ये फिर तुम्हारे चरणों में अगर वो भाग गया, मैं अकेला बच गया। और मेरे को तो पहले ही तुम्हारे सेनापति ने बहुत पीटा, मेरे तो ये देखो ये शर्ट ऊपर कर करके दिखा, इधर देखो ये देखो लीड़े बने हुए हैं, लाल हो रखा है, अब क्या मारोगे आप, और आप मारना चल रहा। बोला हल्ला नहीं कर रहा, चल तेरे को क्या चाहिए? बोला आप जैसे बोलोगे करने को तैयार हूं। पक्का? बोला डन। बोला ठीक है एक काम कर, तेरे को इलाहाबाद और करा देना है, इसको दे देगा? बोला साहब जान बख्श दो ना, आप बोलो तो मैं सब कुछ दे दूं। बोला नहीं सब कुछ नहीं लेंगे तेरे से, यही लेंगे। दे देगा? बोला हाँ। तो बोला तू इसको दे। वो बैठे बैठे उकड़ू देख रहा है, तुम तो बड़े कलाकार हो रहे, इससे लिया इसको दे दिया, तुम्हें कैसे पता चला रही है दे देगा? क्लाइव बोला मुझे सब पता था, नहीं देते तो बाहर मेरे खड़े हैं सोल्जर, और तुम तो 3-4 साल से मुर्गा बना रखा तुम लोगों को, तुम क्या सोचते तुम नहीं दोगे? अंग्रेज मांगे और तुम नहीं दोगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? बोला हाँ यार आदमी तो ठीक है। तो वो 26 लाख रुपए तो कहां से देगा? उसने कहा कि क्लाइव ने उसको, युद्ध किसका था भाई? बोला मीर कासिम का था। तू तेरी सेना लेके कैसे आया? बोला साहब बताया ना अभी
कि यार गलती हो गई, उसके बदले में पीट दिया आपने। अच्छा, पीटने से काम चलेगा? पीटने से नहीं चलेगा। कैसे करो ना, आप जो बोलो, काली गाय हूँ आपकी, बोलने को तैयार हो, कर देंगे। बोला हम इतनी देर से आया हूँ और तेरे को पता है मेरे को वापस लंदन से आना पड़ा, मैं ब्रिटेन से वापस आया हूँ, पैसे नहीं लगते हमारे, तुम्हारे चक्कर में घूमते रहेंगे हम, फीस देते नहीं हो टाइम पे। ऐसे काम चलेगा? हॉस्टल ऐसे नहीं चलते भैया। मास्टरों को पैसे देने हैं, टाइम पे मास्टर नहीं आएंगे, फिर पैसे लगते हैं। पैसे तो टाइम पे देने ही पड़ेंगे, पैसे टाइम पे नहीं दिए तो सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसे नहीं, पैसे लगते हैं। तो कहा कि दे दूंगा पैसे। बोला 50 लाख रुपए जमा करा, युद्ध हार जाना। कितने रुपए? 50 लाख रुपए। बोला साहब जमा कर देंगे। कर जमा। उसने 50 लाख रुपए दिए, उसको बोला 26 लाख उसको दे दो 1 साल का। वो फिर कह रहा है तुम तो यार कलाकार, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं, तुमने 50 हिस्से लिए, 26 मेरे को दे दिया। बोला तेरे को 26 बोला, उतने मिले कि नहीं मिले? बोला हाँ हाँ मिल गए मिल गए, मैं कुछ नहीं करूँगा, चुप बैठ जा, बकवास। वो उधर खुश हो रहा है, हाँ कुछ तो मिल रहा है मेरे को, है ना, उछल रहा है उगड़ू बैठे बैठे। इधर इससे 50 लाख लिए, 26 लाख उसको दे दिए। इलाहाबाद और कराची किसको दे दिया? और उसको गद्दी पे बिठा दिया, और अब अंग्रेजों की कठपुतली हो गई। अब दिल्ली का मुगल बादशाह तो बैठा है इलाहाबाद में, करा में, दिल्ली की तरफ उसको जाने नहीं दे। और जब दिल्ली का मुगल बादशाह ही अंग्रेजों के हाथों में बैठा है, अंग्रेजों की पेंशन पे पल रहा है, जो उसको 26 लाख साल के देते हैं, उसी से अपना घर खर्चा चला रहा है, तो वो अंग्रेजों से बगावत करेगा? नहीं करेगा। आप जिसकी रोटियां खा रहे हो उसके गुणगान तो करने ही पड़ेंगे। इधर सुजाउद्दौला को पेंशन दे दी, बैठ चुपचाप आराम से चिल मार, ठीक है। पैसे अंग्रेजों को कुछ देने पड़े, संधि गजब की। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, एक सुजाउद्दौला के साथ में, एक शाह आलम द्वितीय के साथ में। और बंगाल का मीर कासिम तो भाग गया। जब मीर कासिम भाग गया तो बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथ में, तो बंगाल की राज्य अपने आप आ गया। जब राजा ही भाग गया, तीनों के तीनों इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों के पास आ गए, और अंग्रेजों का इसी एक छोटे से युद्ध में भारत का भाग्य बदल दिया, और पूरे हिंदुस्तान पे किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। अब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। अंग्रेजों के अभी तक व्यापार कर रहे थे। प्लासी के युद्ध को तो हम महज एक धोखा कह सकते हैं, एक साजिश, एक जाल कह सकते हैं, परंतु बक्सर के युद्ध के बाद में हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेज भारत के ऊपर बैठ गए। अब अंग्रेजों को मिलने लगेगा पैसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। अंग्रेजों ने यहीं पे एक व्यवस्था शुरू कर दी। अब तुरंत अगर अंग्रेज कब्जा करते तो भारत की जनता भड़क जाती, क्योंकि भारत की जनता का आपने एक चीज देखी होगी, बाद में एक गवर्नर जनरल आएंगे मेयो ने यहाँ कॉलेज बनवाई थी, अजमेर में भी बनी हुई है ना। एक नियम आया था कि राजा महाराजा जो है ना, इनका जनता से बड़ा लगाव था। बेटा झांसी की रानी को नहीं है, लड़ जनता रही है। प्रॉब्लम अंग्रेजों की लड़ाई नाना फडणवीस के साथ है। 1857 की क्रांति में लड़ कौन रही है? जनता। क्रांति के बाद समझ जाते हैं अंग्रेज कि यार ये जनता और राजा का बड़ा अच्छा संबंध है। हमारे यहाँ क्या है कि इमोशनल आदमी था, राजा भले ही अत्याचार करे पर हमारा राजा है, उसके लिए जान देने को तैयार थे। तो अंग्रेजों ने फिर कॉलेज स्थापना करना शुरू करी, उनको पढ़ा के इनके बीच में दूरियां पैदा करेंगे, कि उनकी समझ पैदा ऐसी कर देंगे कि तुम जनता के साथ मत रहा करो राजा को। और धीरे धीरे फिर राजपूतों को ऐसी पार्टी पढ़ाई अंग्रेजों ने कि राजपूतों की जनता ही विरोधी हो गई, और उनका साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए चला गया और अंग्रेज आ गए। अब इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब सीधे जनता का इमोशंस जुड़ा हुआ राजा से। अगर शाह आलम जैसा भी है टूटा फूटा आदमी, ये पब्लिक के लिए तो बादशाह ही है। पब्लिक को तो लगता था मुगल बादशाह। पब्लिक अब क्या करे, तो इन्होंने उसको बिठा दिया गद्दी पे, इलाहाबाद में बिठा दिया कठपुतली बना के, सुजाउद्दौला का बिठा दिया। बंगाल में इन्होंने इसी के बेटे को नायब सूबेदार के तौर पे बिठा दिया गया। मोहम्मद रजा को नायब सूबेदार बनाया गया। एक नया पद का सृजन किया गया, नायब सूबेदार। क्या? नायब सूबेदार मोहम्मद रजा। किसको बनाया गया? रजा खां को। यह पहला और अंतिम नायब सूबेदार था, इसके बाद कोई नहीं हुआ। यहां से अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि बंगाल है, बंगाल पे उन्होंने एक खेल शुरू कर दिया, द्वैध शासन प्रणाली, नाम सुना होगा आपने, शुरू कर दिया।
कौन सी? द्वैध शासन प्रणाली। क्या थी ये द्वैध शासन प्रणाली? 12वीं 6ठी क्लास से रटते आ रहे हो, रटा ना खूब। द्वैध शासन प्रणाली, सुजाउद्दौला, कैसे बक्सर युद्ध हुआ, कहानी समझ आ गई पूरी? अरे आ गया फंडा, हो गया क्लियर? अब अंग्रेजों का जब कब्जा हो गया तो उधर तो बिठाई दिया, बंगाल बचा। बंगाल में इन्होंने नवाब बनाया और मोहम्मद को नवाब बनाते हैं और नवाब बना करके एक नायब सूबेदार का पद रजा खां नियुक्त करते हैं। अब अंग्रेज दिमाग लगाते हैं, क्लाइव द्वैध शासन प्रणाली शुरू करता है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, मतलब जो भी काम करने हैं जनता के भलाई के, अच्छे बुरे, वो सब काम कौन करेगा? राजा। कौन करेगा? जितने भी पैसे उगाने के काम है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सेना रखनी है, ये दोनों काम कौन करेंगे? अंग्रेज। फौजदारी मामले और रेवेन्यू के मामले किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास। अब प्रशासन चलाएगा राजा, तो राजा के पास पैसे कहां से आएंगे? टैक्स तो ले रहे हैं अंग्रेज। इसके बदले अंग्रेज राजा को साल के 50 लाख रुपए देंगे। अब जितने भी काम है, चाहे रोड बनानी हो, चाहे सड़कें बनानी हो, सब किसको करने हैं काम? राजा को। राजा को आप पैसे नहीं दोगे तो राजा कर पाएगा? जब नहीं करेगा तो जनता भड़केगी कि हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, तो अंग्रेज क्या कहेंगे? कौन नहीं कर रहा? हमारा तो काम ही नहीं है काम करना। किसका काम है? राजा का। तो जो जनता राजा की चिपक रही थी, अब वो जनता राजा के विरोध में होगी कि नहीं होगी? तो अंग्रेज कहेंगे चलो हटाओ राजा को, हम बन जाते हैं, कंपनी आपकी सहायता करेगी। अच्छा आइडिया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी। इसलिए क्लाइव ने कहा कि जो भी काम है वो कौन करेगा? द्वैध शासन प्रणाली मतलब शासन को दो व्यक्ति चलाते हैं। राजा का काम है काम करना, अंग्रेजों का काम है पैसे इकट्ठा करना और सेना लेना। अब अगर अंग्रेज गलत भी करे तो राजा के पास सेना तो है नहीं, राजा करे तो करे क्या बेचारा? भाई मान लो कि अंग्रेज अच्छा नहीं कर रहा, जनता भड़क रही है, राजा के पास सेना हो तो राजा अटैक कर देगा अंग्रेजों पे और अटैक करके फिर जीत लेगा और फिर अपने हाथ में ले लेगा पावर। पर वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि सेना किसके पास है? अंग्रेजों के पास। पैसे किसके पास है? अंग्रेजों के पास। बाकी के काम करने किसके हाथ में है? राजा के। यही द्वैध शासन प्रणाली कहा जाती है कि दो शासन को चलाने वाले दो व्यक्ति होंगे, एक पैसा इकट्ठा करेगा और सेना रखेगा, दूसरा प्रशासन को चलाएगा। जब दूसरा प्रशासन को चलाएगा, फोन नहीं लगेगा, टाइम क्या हुआ है? ज्यादा हो गया क्या?